नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 में आप सभी को पढ़ना है विद्यालय, संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास। इसके अंतर्गत यूनिट 1 में आप सभी को जानना है विद्यालय, संस्कृति और प्रबंधन। तो विद्यालय, संस्कृति और प्रबंधन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है और वो है बाल संसद। तो विशेष रूप से आज हम बाल संसद के बारे में बात करने वाले हैं। आपके परीक्षा में जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न का प्रारूप ऐसे हो सकता है कि विद्यालय प्रबंधन में बाल संसद की भूमिका स्पष्ट करें, या विद्यालय प्रबंधन में, स्कूल मैनेजमेंट में बाल संसद की क्या भूमिका होती है, या बाल संसद से आप क्या समझते हैं, बाल संसद होता क्या है। ऐसे कोई भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आप सभी हेडिंग देंगे बाल संसद। पहले समझिए कि बाल संसद होता क्या है। जब हम बाल संसद की बात करते हैं तो बाल संसद विद्यालय के विद्यार्थियों का एक ऐसा मंच होता है जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अपने अधिकारों की बात खुलकर करते हैं। यानी आप क्या समझे, बाल संसद क्या होता है। बाल संसद क्या होता है कि विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक मंच होता है, एक ऐसा मंच होता है जहां पर वे अपने सारे विचार, चाहे वो उनके विद्यालय से संबंधित हो, समाज परिवार से संबंधित हो, या स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर के हो, या उनका जो अपना अधिकार है, उन सभी अधिकारों पर, उन सभी बातों पर खुल करके बात करते हैं। विद्यालय परिसर की साफ सफाई से लेकर के अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने में एक बाल संसद की क्या होती है, अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। बहुत ही अहम भूमिका होती है। और यदि हम बाल संसद के उद्देश्य की बात करें तो आप लिखेंगे, अब हेडिंग दे देंगे आप, बाल संसद के उद्देश्य। तो उनके निम्न उद्देश्य होते हैं। हम एक एक करके बिंदु वाइज सबको समझेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप अपना नोट्स भी तैयार करते जाएं। तो आप हेडिंग देंगे बाल संसद के उद्देश्य, और उद्देश्य में आप लिखेंगे नंबर 1। पहला उद्देश्य क्या होता है बाल संसद का, आप हेडिंग दे देंगे अभी बाल संसद के उद्देश्य। और बाल संसद के उद्देश्य में आपको पहला उद्देश्य लिखना है। पहला उद्देश्य होता है बच्चे एवं बच्चियों में जीवन कौशल का विकास करना। बाल संसद का पहला उद्देश्य होता है कि बच्चे एवं बच्चियों में जीवन कौशल का विकास करना, ये पहला उद्देश्य होता है। और यदि हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो सेकेंड में आप सभी लिखेंगे कि बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि उन्हें लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग बनाना, ताकि वो अपने बेहतर तरीके से लीडरशिप कर सके और अपना निर्णय, अपना डिसीजन खुद ले सके। ऐसे उनके अंदर कैपेसिटी का, क्षमता का विकास करना। और यदि हम तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरे उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी आप क्या लिखें, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में विद्यालय के जितने भी एक्टिविटी होता है और मैनेजमेंट होता है, इन सभी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना भी उनका उद्देश्य होता है। और यदि हम चौथे उद्देश्य की बात करें तो चौथे उद्देश्य में आपको लिखना है कि विद्यालय को आनंदमयी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखना। एक बाल संसद की क्या भूमिका होती है, क्या उद्देश्य होता है, जो विद्यालय है, जो उनका स्कूल है, उसको आनंदमयी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखना भी उनका उद्देश्य होता है। और यदि हम पांचवें बिंदु की बात करें, पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवें आप सभी को लिखना है कि विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। स्कूल में जो है अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना उन्हीं का उद्देश्य होता है। और यदि हम छठे नंबर की बात करें, 6 की बात करें तो 6 में सभी को लिखना है कि बच्चों में
लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। आप छठे बिंदु में लिखेंगे, छठे पॉइंट पे आपको लिखना है कि बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना तथा उनमें सिविक सेंस की भावना को जगाना। अब लिखेंगे सिविक सेंस। उन्हें क्या करना है, छठे नंबर बिंदु में छठे पॉइंट पे आपको लिखना है कि बच्चों में जो है लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना तथा उनमें सिविक सेंस की भावना को जगाना, ये भी उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। और यदि हम सातवें बिंदु की बात करें, सातवें नंबर की बात करें तो 7 में आपको लिखना है लर्निंग बाय डूइंग। आप लिखेंगे लर्निंग बाय डूइंग, यानी हमें सीखना है। कैसे सीखना है? डूइंग मतलब करके सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग का हिंदी होता है करके सीखना है। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के आधार पर बच्चों को शिक्षा का अलख जगाना, ये सिद्धांत आप सही पढ़ रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, हमें कैसे सीखना है? करके सीखना है। तो ये जो सिद्धांत होता है, जो नियम होता है, ये जो फार्मूला होता है, इस सिद्धांत पर जो है बच्चों के अंदर शिक्षा के अलख को जगाना भी इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन कार्य होता है। और इसके हम 8वें बिंदु की बात करें तो 8वें और अंतिम बिंदु में आप सभी लिखेंगे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हमने यहाँ पर जाना 8 बिंदुओं में हम बात कर रहे थे आपके बाल सांसद के उद्देश्य के बारे में। बाल सांसद का उद्देश्य क्या होता है, हमने इसको 8 बिंदुओं में समझा, 8 बिंदुओं में जाना। तो ये मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य और भी हैं, लेकिन इन 8 को हम समझे आज के क्लास में, ये प्रमुख होते हैं। एक बाल सांसद का जो है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं विद्यालय में, लेकिन ये 8 आप याद रखेंगे। इसको आप लिखेंगे बिंदु वाइज, और जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसे बेहतर तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप हेडिंग देंगे बाल संसद का गठन। बाल संसद का गठन कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये भी जानना आप सभी को बेहद जरूरी है। कि हमने तो यहाँ पर कार्य को जान लिया, बाल संसद होता क्या है भी आप समझ लिए, उसका कार्य क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे गठन कैसे होते हैं, इनकी निर्माण कैसे होता है। जब तक उसकी आप निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, आप विद्यालय में या अपने स्कूल में बाल संसद का गठन नहीं कर सकते। इसीलिए नियम भी जानना जरूरी है। तो आप सभी देंगे, लिखेंगे बाल संसद का गठन। इसमें आप सभी को लिखना है प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय में एक शिक्षक को बाल सांसद के लिए संयोजक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में दायित्व दिया जाता है। यानी बाल संसद संयोजक किसको बनाया जाता है? विद्यालय के एक शिक्षक या किसी शिक्षिका को बनाया जा सकता है। यानी कि आप में से कोई भी बाल संसद संयोजक बन सकते हैं। आपको इसकी उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और जो शिक्षक या शिक्षिका होते हैं वे विद्यालय में प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही बाल संसद के गठन को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जब वो शैक्षिक सत्र शुरू होता है, यानी जब पढ़ाई शुरू होती है, तो उसके दरमियान ही, पढ़ाई शुरू होने के साथ ही क्या किया जाता है, बाल संसद को गठित कर दिया जाता है। संयोजक शिक्षक द्वारा पूर्व सूचना देकर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को बुलाया जाता है। इनकी प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे कोई नया सत्र शुरू हुआ तो सत्र शुरू होने के साथ ही क्या किया था, जो इसके संयोजक होते हैं वो शिक्षक या शिक्षिका जिनको संयोजक बनाया गया है बाल संसद का, वो क्या करते हैं, कोई भी सत्र प्रारंभ होने के साथ ही वो क्या करते हैं, बाल संसद का गठन करते हैं, बाल संसद का चुनाव करते हैं। उसके लिए उनके लिए क्या किया जाता है, पहले ही सभी छात्र छात्राओं को जो है बुलाया जाता है, उनके एक सभा की जाती है। उस सभा में जो है सभी छात्र छात्राओं को उनके वर्ग के अनुसार बैठाया जाता है। यानी कि जो बच्चे जिस क्लास के हैं उनके वर्ग के अनुसार उन्हें पहले क्या करेंगे, बैठा देते हैं। बैठाने के उपरांत सभी बच्चों को बाल संसद के बारे में विस्तार से बताया जाता है। जैसे हमने ही बताया कि बाल संसद होता क्या है,
बाल संसद का उद्देश्य क्या है, इन सभी के बारे में पहले क्या करेंगे, आप अपने छात्रों को बताएंगे। आप उन्हें क्लास में बैठा लेंगे। बैठाने के उपरांत आपको ये बताना है कि बाल संसद होता क्या है, बाल संसद का कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इन सब को बताने के उपरांत आपको करना क्या है, सभी वर्गों के बच्चों को 5 समूहों में इस प्रकार से बांटना है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे सभी समूहों में हो। यानी पहले आप कैसे बैठाए थे, पहले बच्चों को क्लास वाइज बैठाए थे। उसके बाद क्या करना है, आप इस सभी बच्चों को जो है मिला करके 5 ग्रुप बनाना है। यानी कह सकते हैं आप क्या करेंगे, 5 समूह बना देंगे। 5 समूह ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी तरह के बच्चे जो हैं मौजूद रहें। यानी समूह में ऐसा नहीं होना चाहिए केवल छोटे बच्चे ही हो या फिर केवल बड़े बच्चे हो। आप सभी तरह के बच्चों को मिला करके आप 5 समूह बनाएंगे और उस समूह का नाम भी आप दे सकते हैं। समूह का नाम कैसे देंगे, समूह का नाम आप किसी महापुरुष के नाम पर या फिर नदी के नाम पर या फूल या कोई भी पहाड़ के नाम पर आप उस समूह का नाम दे सकते हैं। जैसे यदि आप महापुरुष के नाम पर दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। 5 नाम, भगत सिंह, आप 5 महापुरुष का नाम दे सकते हैं या फिर 5 नदी का नाम दे सकते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, या फिर फूल का नाम देना चाहते हैं तो चमेली, गुलदाउदी, कुछ भी दे सकते हैं। तो 5 ऐसे नाम आपको चुनना है और 5 ग्रुप को एक नाम दे देना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप समूह का नाम देंगे तो वहाँ पर जाति, संप्रदाय या धर्म का नाम आपको नहीं रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ग्रुप का नाम आप कैसे देना है, आपको किसी महापुरुष का नाम देना है, नदी का नाम देना है, फूल या फिर पहाड़ का नाम देना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो नाम दे रहे हैं वो किसी संप्रदाय, किसी धर्म या किसी जाति से नहीं होना चाहिए। इतना कार्य आप कर लिए। इतना कार्य करने के उपरांत आपको करना क्या है, सभी समूहों को अलग अलग बैठाकर प्रत्येक समूह को एक मंत्री और एक उप मंत्री, जिसमें आपको एक लड़की को अनिवार्य रूप से चुनना है, वो कार्य आपको करना है। यानी आपने 5 ग्रुप बना दिया। अब उस 5 ग्रुप से क्या करेंगे, आप एक मंत्री चुनेंगे और एक उप मंत्री चुनेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 2 में से एक लड़की आपको होनी चाहिए। उसके उपरांत आपको इन चुने हुए मंत्रियों के समूह से एक प्रधानमंत्री का आप चुनाव करेंगे। यानी कि आपने क्या किया, कितने लोगों को चुना, 5 ग्रुप है तो प्रत्येक से आपने 2-2 लोगों को चुना। उसके उपरांत जितने लोग चुने हुए थे उनमें से आप क्या करेंगे, एक प्रधानमंत्री को चुनेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कराएंगे और जिस पर क्या हो, सभी की सहमति होनी चाहिए। बाकी जो आपका ग्रुप के मेंबर है, जो एक प्रधानमंत्री चुना जाता है उस पर सभी लोगों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक बुलाई जाएगी और तथा दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। यानी जिस प्रक्रिया से मैंने आपको बताया उस प्रक्रिया से आपको कार्य करना है। पहले प्रत्येक ग्रुप से 2 चुनना है, जिसमें एक मंत्री और एक उप मंत्री, जिसमें एक लड़की होनी चाहिए। और उसके उपरांत उन चुने हुए मंत्रियों के समूह से एक आपको प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, जिस पर सभी की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। इसके उपरांत जो है प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक बुलाई जाएगी और तथा उन्हें दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। सभी को जो है कौन सा विभाग दिया जाएगा वो सब वो प्रधानमंत्री के द्वारा वो दिया जाता है। जिससे आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं वो क्या करेगा, सभी को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उनको पद दिया जाएगा। जो बाल संसद का जो चुनाव होता है, जो बाल संसद का चुनाव करेंगे, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, इसका कार्यकाल जो है 1 साल का होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो आप चुनाव करेंगे तो इसका कार्यकाल होगा 1 साल का। जैसे आपका फिर दूसरा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा तो शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में ही इसका गठन आपको अनिवार्य रूप से कर लेना है। यानी कि जैसे आपका नया सत्र शुरू हो रहा है तो नए सत्र के शुरू होने के साथ ही प्रथम माह में, पहले माह में आपको ये कार्य
कर लेना है जो कार्य मैंने आपको बताया अभी, यानी कि बाल संसद का आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है प्रथम माह में ही। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, इससे आप अपने विद्यालय में संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। बाल संसद में जो है यदि मंत्रियों की संख्या की बात करें तो मंत्री निम्नवत होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिखेंगे मंत्रिमंडल, बाल संसद के मंत्री जो है निम्नवत होते हैं। जैसे आप सभी ज्ञात होगा, आपने क्या किया था, आपने 5 ग्रुप का चयन किया था और 5 ग्रुप से आपने क्या किया, प्रत्येक से 2 को निकाला, यानी एक मंत्री और एक उप मंत्री। तो टोटल कितने हुए आपके पास, टोटल आपके पास संख्या हो गई 12, यानी आपके पास कितने हो गए, 12 मंत्री हो गए। अब इस 12 मंत्री में से एक आप चुने, एक आपने प्रधानमंत्री को चुना। तो पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो कौन कौन आपके मंत्रिमंडल हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सबको विभाग ही बांटा जाता है। तो यदि हम बाल संसद के मंत्री की बात करें तो आप यहाँ लिखेंगे मंत्रिमंडल और उसके उपरांत आपको लिखना है कि बाल संसद के मंत्री निम्नवत होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला में लिखेंगे आप प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री। 12 सदस्यीय टीम में से एक बने प्रधानमंत्री, दूसरे बनेंगे उप प्रधानमंत्री। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षा मंत्री एवं उप शिक्षा मंत्री, जिसे मीना मंत्री भी कहा जाता है। तीसरा में आप लिखेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री एवं उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री। तीसरा में आप लिखेंगे जल कृषि मंत्री एवं उपजल कृषि मंत्री। पांचवा आपको लिखना है पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री तथा उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। छठा में आप लिखेंगे सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री तथा उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल संसद में कुल 12 सदस्य होते हैं। जिसमें कहा कि आपने 5 में से आपने ग्रुप बनाया तो सब में से 2-2 चुना, तो क्या कितने हुए आपके पास, टोटल 12 सदस्य हुए। एक प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के अलावा 5 मंत्री तथा 5 उप मंत्री होते हैं। इन सभी मंत्रियों एवं उप मंत्रियों के कार्य का विभाजन भी किया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन के लिए सभी मंत्री काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपने जो बंटवारा किया, जैसे आपने शिक्षा मंत्री बनाया, जैसे आपने जल कृषि मंत्री बनाया, वो अपने कार्यों का क्या करेंगे, साल भर बेहतर तरीके निष्पादन करेंगे, बेहतर तरीके से वो कार्यों का अपना अंजाम देंगे। तो एक विद्यालय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे सभी जो है अपने कार्यों का अच्छे तरीके से संपन्न कर रहे हैं। इसलिए ये कार्य जो है, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपका शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही आप क्या करेंगे, पहले महीने में ये कार्य कर लेंगे और इनका कार्यकाल होता है 1 साल का। जो बाल संसद चुने जाते हैं वो कार्यकाल अपना 1 साल तक निभाते हैं। उसके उपरांत फिर दूसरे का चुनाव किया जाता है और चुनाव करने की प्रक्रिया यही होती है जो कि हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में समझ रहे थे। तो आज के क्लास में हमने आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 के यूनिट 1 से बात कर रहे थे और आज जा रहे थे बाल संसद के बारे में। हमने जाना बाल संसद होता क्या है, बाल संसद का गठन आप कैसे करेंगे और बाल संसद का उद्देश्य क्या होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड को आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।